नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर पहला हमने प्रश्न लिया है, दर्शाइए कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें 3 कर्णी 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पिछले लेक्चर में हम अपरिमेय संख्या की परिभाषा को और इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमेय को हम समझ चुके हैं। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले हम इसकी कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यह अपरिमेय नहीं है, हम परिमेय को लेके चलते हैं। तो हमने माना 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि जो अपरिमेय सिद्ध करना था, हम इसको लेके चल रहे हैं कि यह कर्णी 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है 3 कर्णी 2, तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है 0 के, और लिख सकते हैं P व Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, तथा HCF PQ का 1 है। तो ये कंडीशन हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुकी हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर 3 के साथ कर्णी 2 लिखा हुआ है, बराबर P/Q है। हम यदि इस 3 का पक्षांतर कर दें तो यहां पर मिलता है कर्णी 2 बराबर P/3 का पक्षांतर होगा तो 3Q। चूंकि हमने देखा है कि P और Q पूर्णांक है, तो P/Q एक परिमेय संख्या थी, तो 3 भी एक पूर्णांक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि P, Q तथा 3 पूर्णांक हैं, P, Q तथा 3 पूर्णांक हैं, इसलिए P/3Q परिमेय संख्या होगी। यदि P/3Q एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या है, कर्णी 2 √2। तो √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो P/3Q परिमेय संख्या है, इसलिए कर्णी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हमने लिख दिया कि जो कर्णी 2 होगा वह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। चूंकि हम जानते हैं कि जो √2 कर्णी 2 होती है वह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कर्णी 2 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, और हमें मिल क्या रहा है यहां पर कि कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है, और चूंकि हम जानते क्या है कि कर्णी 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर विरोधाभास हो गया कि कर्णी 2 हमें मिल रहा है परिमेय संख्या है, हम जानते हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास जो हो रहा है हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3 कर्णी 2 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास, लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है।
होता है, इसलिए 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यह सिद्ध हो जाता है। तो हमने यहां देखा क्या था, 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या थी, हम ये लेके चले थे, हमने p बटे क्यू के रूप में उसको लिखा। तो p व q पूर्णांक हैं और एस पी क्यू का 1 है। तो हमने 3 का पक्षांतर किया तो करनी 2 बराबर क्या हो गया, p बटा 3q। पी क्यू तथा 3 कैसे हैं, पूर्णांक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं p बटा 3q जो होगी एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि हम जानते क्या है कि p बटे 3q यदि एक परिमेय संख्या है तो उसके बराबर में क्या है, √2 करनी 2। तो करनी 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। चूंकि हम जानते हैं कि करनी 2 जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, हमें हल करने पर मिल रहा है कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है, और चूंकि हम जानते क्या है कि करनी 2 कैसी एक अपरिमेय संख्या है, तो यह जो विरोधाभास है यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हो रहा है कि 3 करनी 2 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, इसलिए 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से यह प्रश्न हल हो जाता है। चलिए हम एक प्रश्न को और देखते हैं। यहां पर दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि 5 ऋण करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पुनः हम इसका विलोम मान के चलेंगे, कल्पना करेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं माना 5 ऋण करनी 3 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, इसलिए 5 ऋण करनी 3 बराबर p बटा q, और लिख सकते हैं q बराबर नहीं है 0 के, और यहां लिख सकते हैं तथा p व q पूर्णांक हैं। p और q कैसे हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, हमने यहां देखा कि 5 ऋण करनी 3 बराबर p बटे q है। यदि हम करनी 3 का पक्षांतर कर दें तो ये माइनस का है, इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और p बटे q को हम पक्षांतर कर दें बाईं तरफ ले आए तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं कि 5 p बटा q को हम बाईं तरफ लाएंगे तो ये धन का है ऋण का हो जाएगा, 5 बटा p q हो जाएगा, बराबर यहां पे करनी 3 को ले जाएंगे तो ऋण का है धन का हो जाएगा। तो यहां पे हमें क्या मिला, 5 ऋण p बटा q बराबर करनी 3। तो यहां पर हमने देखा कि p बटा q क्या थी, एक परिमेय संख्या थी। यदि किसी परिमेय संख्या को एक पूर्णांक से या परिमेय संख्या से घटाते हैं तब भी हमें एक परिमेय संख्या ही मिलती है। तो हम लिख सकते हैं चूंकि p q व 5 पूर्णांक हैं, 5 पूर्णांक हैं, इसलिए 5 ऋण p बटा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 5 ऋण p बटा q यदि एक परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में क्या है, करनी 3। तो करनी 3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए करनी 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहां पर हमें क्या मिल गया कि करनी 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। चूंकि यहां पर प्रश्न को हमने हल किया तो हमने यहां मिल रहा है कि करनी 3 जो है वह एक क्या है, परिमेय संख्या है। चूंकि हम जानते क्या हैं कि करनी 3 अपरिमेय संख्या होती है, तो हम कह सकते हैं, तो हम यहां कह सकते हैं चूंकि हम जानते हैं कि करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो हमें मिला था हल करने पर कर्णी 3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि कर्णी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। यह जो विरोधाभास है यह हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, जो माना था कि 5 ऋण कर्णी 3 कैसी है, एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिख देंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। यह विरोधाभास जो है हमें गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है, इसलिए 5 ऋण कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यह प्रश्न हमारा हल हो जाता है। तो यह प्रश्न जो है पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में जो प्रश्न किए हैं वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को आप जरूर हल करें। धन्यवाद।